भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात बहुत दिन से चल रही थी और मुझे लगता है कि भाजपा में अब जो अगला दौर है वो जो दूसरी पंक्ति के लीडर्स हैं उनका दौर आने वाला है। जब तक नरेंद्र मोदी जमे हुए हैं जी जी तब तक भाजपा की परफॉर्मेंस भी है। अच्छा अच्छा। अगर आज नरेंद्र मोदी भाजपा नेता नहीं हो तो भाजपा की परफॉर्मेंस नहीं होगी। मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा के पदाधिकारी चयन में, प्रदेश अध्यक्ष के चयन में कितनी भूमिका मानते हैं आप? उस दौर की भाजपा में सुषमा जी भी होती थी, रामविलास जी भी थे, कैलाश शर्मा जी भी थे, सीताराम सिंगला जी भी थे, गणेश लाल जी भी थे, काफ़ी लोग थे। जी जी। लेकिन आज की राजनीति में जितने बाकी जो नेता हरियाणा में है वो मनोहर लाल जी के कद के बराबर के नेता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मुझे लगता है कि करनाल से सब कुछ मिलना एक ही संयोग हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि पार्टी या संगठन सिर्फ करनाल को फोकस करके हरियाणा के बाकी जिलों की उपेक्षा कर दे, संयोग हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ तक दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हो, उत्तरी हरियाणा में क्या हुआ है, वहाँ कितना क्या मिल गया, ये तो राव साहब को सोचना चाहिए कि आप इतने सीनियर आप नेता हैं, इसके बावजूद भी आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, दी जाती है, ऐसा क्यों? तो मुझे लगता है कि इस बारे में बेटर राव इंद्रजीत या उनके समर्थक सोच सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे कहना ये, बताओ जर्नलिस्ट कहना ये है कि उनको उतनी अहमियत नहीं दी गई जिस तरह वो डिजर्व करते हैं। पर राव साहब से कुरेद लो आप, नायब सैनी से खुश हैं, आपको नहीं कहेंगे 100% खुश हैं, वो कोई ना कोई निकाल लेंगे उसको। कुरेदने का प्रयास करो, आप प्रयास कर लीजिए कि नायब सैनी जी वो खुल के कहते हैं, नायब सैनी जी कि मैं तो मनोहर जी का शिष्य हूँ। जी जी। और जो मनोहर जी का शिष्य है वो राव साहब को कैसे पसंद आ जाएंगे? फरीदाबाद की इतनी अहमियत क्यों? जी जी। पलवल से जी जी हरेंद्र गौतम मंत्री हैं, वहाँ से आपके राजेश नागर मंत्री हैं, विपुल गोयल आपके मंत्री हैं, वहाँ से कृष्ण पाल गुर्जर आपके मंत्री हैं। तो ऐसा फरीदाबाद में क्या है, पलवल में क्या है? हाँ, ये बात राव साहब की ठीक है कि जितना हिस्सा अहिवाल को मिलना चाहिए उतना हिस्सा नहीं मिला। राव साहब की पूरी कोशिश थी उनकी बेटी को टिकट दिलाने की, 2 बार नहीं मिली, इस बार मिल गई, जीत भी गई। अंदर खाते उनका भरपूर विरोध किया गया आरती राव का, वहाँ पर ये सब जानते हैं, अटेली में सब जानते हैं कि आरती राव को हराने के लिए जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे उनका क्या रोल रहा या जिताने के लिए क्या रोल रहा, उसके बावजूद राव साहब जिता गए। सवाल इस बात का है कि राव साहब ने अगर मंत्री बनाया तो अपनी बेटी को बनाया, वो परिवारवाद भी तो है। और एक बात और देखिए कि जो वैश्य कम्युनिटी है, जी जी, भाजपा का वोट बैंक हमेशा से रहा है, कोर वोट बैंक रहा है। और पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें वैश्य समुदाय की टिकटें उतनी नहीं मिली जितनी उम्मीद की जा रही थी। बड़ौली जी या असीम गोयल या दीपक पंगला या अर्चना गुप्ता कहाँ आगे पीछे चल रही थी, कौन नाम रह गए थे, कौन पत्रकार मीटिंग में गया था, जी जी, किसके साथ मीटिंग हुई थी? क्या संघ के किसी व्यक्ति के साथ मीटिंग थी, या संगठन मंत्री ने उनको बताया या आलाकमान ने बताया? तय तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने क्या होगा। राव साहब की जो पॉलिटिक्स अभी हम देख रहे हैं हमेशा से, जो भी सरकार है, क्योंकि उनका मन की इच्छा है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, जी जी, अभी भी है, हमेशा रहेगी, कौन नहीं बनना चाहता। अभी 75 साल के हुए हैं, जब 75 साल के पीएम हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। एक सवाल ये है कि अभी मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा चल रही है, हरियाणा के किसी मंत्री की छुट्टी होगी, कोई नया चेहरा आएगा, अनिल आर्य का क्या अनुमान है? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति की। आज 5 जून है। आप जानते हैं 3 जून को भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पदभार संभाला है। भारतीय जनता पार्टी में पहले मोहन लाल बड़ौली के नाम की चर्चा थी, ऐसी चर्चा आ रही थी कि पार्टी इन्हें रिपीट करेगी। इसके बाद और नाम चले, 3 नाम चले, 10 नाम चले, 5 नाम चले। जिस साथी ने सोचा कि कितने नाम चले, जिसने लिख दिया वो चलता रहा, जिसने सुना दिया वो चलता रहा। भाजपा के मन की बात कोई नहीं जान पाया खुल करके। बाद में पिछले 1 सप्ताह के दौरान तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता का नाम सामने आया कि किसी महिला को दायित्व दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, किसी वैश्य समाज के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी आगे ला सकती है। लेकिन ठोस तरीके से किसी ने नहीं कहा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता की लॉटरी खुलने जा रही है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा हम करेंगे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति को लेकर के, उनकी बयानबाजी को लेकर के। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य। अनिल आर्य जी को आप सभी जानते हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स पर आप डिबेट में इनको देखते होंगे। अनिल आर्य जी से आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ताजपोशी कैसे संभव हुई, किस तरह उनकी लॉटरी खुली। पहले तो सबसे पहले अनिल आर्य जी आपका स्वागत है। थैंक यू।
कैसी लॉटरी खुली डॉक्टर अर्चना गुप्ता की, सीधा सवाल है। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात बहुत दिन से चल रही थी और मुझे लगता है कि भाजपा में अब जो अगला दौर है वो जो दूसरी पंक्ति के लीडर्स हैं उनका दौर आने वाला है। ये आप कहीं भी उठा कर देख लीजिए, चाहे वो सीएम नियुक्त किए हों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हों, तो वो दौर शुरू होने वाला है और भाजपा उस राह पे आगे बढ़ रही है कि जहां महिलाओं को दूसरी और तीसरी पंक्ति को आगे लाया जाए। हाँ, जहां लेकिन केंद्र में तो 75 पार भी नरेंद्र मोदी जमे हुए हैं, दूसरे बुजुर्ग नेता कभी जब तक नरेंद्र मोदी जमे हुए हैं जी जी तब तक भाजपा की परफॉर्मेंस भी है। अच्छा अच्छा। अगर आज नरेंद्र मोदी भाजपा नेता नहीं हो तो भाजपा की परफॉर्मेंस नहीं होगी। जी जी। पब्लिक को ना केवल चेहरे पे भरोसा होता है, तो मुझे लगता है कि मोदी का चेहरा आगे, मोदी का चेहरा हमेशा हर चुनाव को देख लीजिए आप, हरियाणा से कहीं किसी चुनाव को देख लीजिए। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जो बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भाजपा उस राह पे आगे बढ़ रही है कि भाजपा बार बार बात कर रही है कि महिलाओं को आरक्षण देना है संसद में, विधानसभा में, तो महिलाओं को आगे लाना भी पड़ेगा। और भाजपा पिछले 2 या 3 टर्म्स आप देखोगे संगठन में महिलाओं को दायित्व देने में और पार्टी से बेटर रही है, उदारता दिखाई है। जी जी। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता का ये जो पद पे आना, एक तो वो कहीं किसी गुट के साथ उनकी कोई कहानी नहीं है कि जुड़े हुए हैं, अनुभव है, एक आप महिला होना बता ही चुके, महिला होना है, अनुभव है, संगठन की नेता हैं और मुझे लगता है कि जो आने वाले दिन हैं वो भाजपा चाहे नायब सैनी को सीएम बनाना रहा हो, चाहे अर्चना गुप्ता को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना रहा हो। और एक बात और देखिए कि जो वैश्य कम्युनिटी है जी जी, भाजपा का वोट बैंक हमेशा से रहा है, कोर वोट बैंक रहा है और पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें वैश्य समुदाय की टिकटें उतनी नहीं मिली जितनी उम्मीद की जा रही थी। जी जी। तो मुझे लगता है कि वो भी इससे कहीं ना कहीं फुलफिल होगा। और दूसरा, ओबीसी आपका सीएम हो गए और अर्चना गुप्ता आपकी प्रदेश अध्यक्ष हो गई जनरल से, पहले ब्राह्मण था अब ये है, तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो भाजपा को आगे सामान्य वर्ग और ओबीसी का कॉम्बिनेशन, पहले भी सामान्य वर्ग था, बड़ौली भी सामान्य वर्ग थे जी जी, पर चूंकि बड़ौली रह लिए थे प्रदेश अध्यक्ष जी जी, और ब्राह्मण से अब स्विच किया है तो वैसे पे आ गए। और महिला होना बहुत बड़ा। मेरा बीच में ये, जैसे मेरे पास जो फीडबैक है वो ये था कि अंतिम समय में, अंतिम सप्ताह में 3 नाम रह गए थे, दीपक मंगला, असीम गोयल, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, और तीनों वैश्य। पार्टी का ये नीतिगत फैसला हो चुका था कि किसी वैश्य को ही बनाना, ये बहुत पहले हो चुका था, लेकिन बड़ौली का नाम अंतिम समय तक रेस से गायब नहीं हुआ था। बड़ौली का क्यों नाम एकदम साइड लाइन किया? महेश जी, मुझे पत्रकारिता करते हुए लगभग 4 दशक हो गए और आपको बहुत पुराना समय हो गया। ये जो सूत्र होते हैं ना हमारे, ये सूत्र होते हैं बस। कौन कहाँ बैठ के देखा है, किसका नाम आगे चल रहा है, किसका ऊपर है, किसका नीचे है, वो खबरों में हमारे सोर्सेज पे डिपेंड करता है कि वो एक पक्ष का आएगा, वो क्या नहीं, हमको लगता है कि बड़ा रिलायबल सोर्स है, पर कई बार ना वो अपने चीजें कहानी कह जाते हैं। वो बड़ौली जी या असीम गोयल या दीपक मंगला या अर्चना गुप्ता कहाँ आगे पीछे चल रही थी, कौन नाम रह गए थे, कौन पत्रकार मीटिंग में गया था, किसके साथ मीटिंग हुई थी, क्या संघ के किसी व्यक्ति के साथ मीटिंग थी या संगठन मंत्री ने उनको बताया या आलाकमान ने बताया? तय तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने क्या होगा, अभी तो नितिन प्रधान भी ये नहीं, नितिन नवीन भी तय कर रहे हो, उस लेवल पे हो गए, या मनोहर खट्टर जी, मुझे लगता नहीं कि और कोई रहा होगा। तो उन सब के बीच आपने एक नाम खुद ही ले दिया, मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा के पदाधिकारी चयन में, प्रदेश अध्यक्ष के चयन में कितनी भूमिका मानते हैं आप? मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में हर विषय पर, चाहे वो सरकार के काम हो चाहे संगठन के काम हो, मनोहर लाल खट्टर जी की भूमिका बड़ी अहम भूमिका है, केंद्रीय भूमिका है। उनकी सहमति या उनकी असहमति के साथ संगठन भी चलता है और सरकार भी चलती है। आपको लगता है एक जमाने में सुषमा स्वराज, आप तो पुराने जर्नलिस्ट हैं, सुषमा स्वराज के बिना हरियाणा की राजनीति में पत्ता तक नहीं हिलता था, क्या हम मान लें कि वो जो सुषमा स्वराज की भूमिका थी आज मनोहर लाल ले चुके हैं? उससे बेटर। उसका कारण क्या है कि जब सुषमा जी के जहाँ पूरा वर्चस्व रहता था, उस दौर की भाजपा आज के दौर की भाजपा में बड़ा फर्क है। उस दौर की भाजपा में सुषमा जी भी होती थी, रामविलास जी भी थे, कैलाश शर्मा जी भी थे, सीताराम सिंगला जी भी थे, गणेश लाल जी भी थे, काफी लोग थे। लेकिन आज की राजनीति में जितने बाकी जो नेता हरियाणा में है वो मनोहर लाल जी के कद के बराबर के नेता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। एक सवाल आया था पिछले दिनों, करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष है, करनाल लोकसभा क्षेत्र से सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री है, करनाल लोकसभा क्षेत्र से हरियाणा में
महिपाल ढांडा है और दूसरे जो कृष्णलाल पंवार वो है। 2 कैबिनेट मंत्री हैं, एक केंद्र में ताकतवर मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है, और इसके अलावा राज्यसभा सदस्य जो है वो भी करनाल से बिलोंग करते हैं, संजय भाटिया है, और एक मेरे को कोई बता रहे थे विधानसभा उपाध्यक्ष भी शायद साथ लगता है या करनाल लोकसभा क्षेत्र में ही है। करनाल को सबसे ज्यादा भागीदारी मिल रही है दूसरे लोकसभा क्षेत्र के बनिस्पत, और ऐसा है कि जो दक्षिण हरियाणा है उसमें कुछ 5 जिले, राव इंद्रजीत सिंह से मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि जो है दक्षिण हरियाणा को उतना नहीं मिल रहा जितना जीटी रोड बेल्ट को मिल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में दक्षिण हरियाणा ने भी अहम योगदान दिया है। तो आप जो ये बात उठी कि करनाल लोकसभा क्षेत्र को सबसे ज्यादा और दूसरे जो इधर के दक्षिण हरियाणा के कुछ लोकसभा क्षेत्र हैं, भिवानी, महेंद्रगढ़ लगा लीजिए, गुरुग्राम लगा लीजिए, इनको कम प्रतिनिधित्व मिला है, क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि करनाल से सब कुछ मिलना एक ही संयोग हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि पार्टी या संगठन सिर्फ करनाल को फोकस करके हरियाणा के बाकी जिलों की उपेक्षा कर संयोग हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ तक दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हो, उत्तरी हरियाणा में क्या हुआ है, वहाँ कितना क्या मिल गया? आप जिस दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हैं उसमें फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव, नाडल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, जी जी ये जिले हैं। और आप चरखी दादरी को जोड़ लीजिए, हाँ दादरी को जोड़ लीजिए, थोड़ा झज्जर का भी, हाँ ये सब जोड़ लीजिए। और यहाँ पे राव इंद्रजीत सिंह जो है वो लगातार सांसद चले आ रहे हैं, कांग्रेस के समय में भी थे और अब भी हैं। तब भी वो मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं और बड़े पावरफुल मंत्री हमेशा से रहे। ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर कर सकते हैं। उनकी तो नहीं उनकी राज्य मंत्री ही बनाया गया, अब भी राज्य मंत्री है वो तो, उनके साथ के जो है पावरफुल तो कहाँ बना रहे। देखिए वो तो राव साहब को सोचना पड़ेगा। जी जी, ये तो राव साहब को सोचना चाहिए कि आप इतने सीनियर आप नेता हैं, इसके बावजूद भी आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, दी जाती है, ऐसा क्यों? तो मुझे लगता है कि इस बारे में बेटर राव इंद्रजीत या उनके समर्थक सोच सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे कहना है, बताओ जर्नलिस्ट कहना ये है कि उनको उतनी अहमियत नहीं दी गई जितना वो डिजर्व करते हैं, जितनी उनकी सीनियरिटी है। दूसरी बात, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राव साहब का जो टकराव चलता रहता है, चाहे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तब भी उनका टकराव था, मनोहर खट्टर बने तब भी उनका टकराव था, नायब सैनी तब भी उनका टकराव है। नायब से तो अभी टकराव नहीं है, वो मनोहर जी टकराव नायब से टकराव जैसा ही, मतलब मैं ही मानता कि नायब सैनी से सीधा बढ़ेंगे। नायब सैनी दसो नायब मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े विनम्र हैं, सबसे मिलकर चलते हैं, पब्लिक के साथ भी चलते हैं, वो सीधा नहीं बढ़ेंगे किसी से। पर राव साहब से कुरेद लो आप कि नायब सैनी से खुश हैं, आपको नहीं कहेंगे 100% खुश है, वो कोई ना कोई निकाल लेंगे उसको, कुरेदने का प्रयास करते, आप प्रयास कर लीजिए। क्योंकि उनको ये पता है कि नायब सैनी जी, वो खुल के कहते हैं नायब सैनी जी कि मैं तो मनोहर जी का शिष्य हूँ। जी जी, और जो मनोहर जी का शिष्य है वो राव साहब को कैसे पसंद आ जाएंगे? जी, तो राव साहब की एक अलग पॉलिटिक्स है और उनकी अपनी पॉलिटिक्स को अहिरवाल की जो क्षेत्र है, अहिरवाल में उनका वर्चस्व बना रहे वो जरूरी है। राव नरवीर सिंह ने कोशिश की उनको फाइट देने की, पर राव नरवीर सिंह पूरे अहिरवाल क्षेत्र को प्रभावित कर पा रहे हो ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं, वो चलती हैं। और जहाँ तक आपने बात की थी उपेक्षा की बात, पलवल और फरीदाबाद, वहाँ से कितने मंत्री हैं? वहाँ से केंद्रीय मंत्री भी है, वहाँ से कैबिनेट मंत्री भी है, वहाँ से राज्य मंत्री भी है। आप पूरे हरियाणा को उठा के देखो, 13 मंत्री हैं, 13 में से मेरे ख्याल से 4 मंत्री तो फरीदाबाद पलवल से हैं। हाँ 4 है, अहिरवाल से 2 मंत्री हैं, तो 6 मंत्री यहाँ से हो गए, बाकी मंत्री बाकी फरीदाबाद को निकाल करके अहिरवाल, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद की इतनी अहमियत का दर्द हो सकता है राव साहब के नहीं, फरीदाबाद की इतनी अहमियत क्यों? जी जी, पलवल से जी जी, नरेंद्र गौतम मंत्री हैं, वहां से आपके राजेश नागर मंत्री हैं, विपुल गोयल आपके मंत्री हैं, वहां से कृष्णपाल गुर्जर आपके मंत्री हैं। तो ऐसा फरीदाबाद में क्या है, पलवल में क्या है? तो वो अलग अलग जातीय समीकरण होते हैं, दूसरे समीकरण, तमाम तरह के समीकरण देखे गए होंगे। पर मुझे लगता है, पर हाँ ये बात राव साहब की ठीक है कि जितना हिस्सा अहिरवाल को मिलना चाहिए उतना हिस्सा नहीं मिला। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी राव साहब की भी है। राव साहब की जो पॉलिटिक्स अभी हम तो देख रहे हैं हमेशा से, जो भी सरकार है, क्योंकि उनका मन की इच्छा है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। जी जी, अभी भी है, हमेशा रहेगी, कौन नहीं बनना चाहता। अभी 75 साल के हुए हैं, जब 75 साल के पीएम हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं, जब खड़गे 82 साल के राज्यसभा 84 साल के राज्यसभा में जा सकते हैं, शरद पवार जा सकते हैं, तो वो तो राव साहब तो बड़ी परमात्मा की कृपा से ठीक ठाक हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं और रहे हमेशा भी रहे थे। मैं बूढ़ा नहीं हुआ किसी बात को गुस्सा आ रहा। राव साहब की पूरी कोशिश थी उनकी बेटी को टिकट दिलाने की, 2 बार नहीं मिली, इस बार मिल गई, जीत भी गई। अंदर खाते उनका भरपूर विरोध किया गया आरती राव का वहां पर,
ये सब जानते हैं, अटेली में सब जानते हैं कि आरती राव को हराने के लिए जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता थे उनका क्या रोल रहा या जिताने के लिए क्या रोल रहा, उसके बावजूद राव साहब जिता गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि राव साहब ने अगर मंत्री बनाया तो अपनी बेटी को बनाया, वो परिवारवाद भी तो है, तो हर जगह है, वो हर जगह है। तो इसलिए वो उनकी अपनी राजनीति चलती रहेगी, कोई सरकार आ जाओ, कोई चीज आ जाओ, वो अहिरवाल का बात करते रहेंगे। अगर अहिरवाल की बात नहीं करेंगे तो अहिरवाल का सम्मान रहता कहाँ होंगे। और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राव इंद्रजीत आज भी अहिरों के बड़े नेता हैं और रहेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप अहिरवाल से सिर्फ राव इंद्रजीत को मत लीजिए, भूपेंद्र यादव भले अलवर से सांसद हो लेकिन गुड़गांव जिले के रहने वाले, डॉक्टर सुधा यादव जो कोर कमेटी है, जो बिल्कुल हाई कमान है भाजपा की, वो उसमें है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा ने यहाँ इग्नोर किया गया हो। राव नरवीर सिंह हरियाणा सरकार में पहले ही पावरफुल मंत्री थे, आज भी पावरफुल मंत्री हैं। जी एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम विराम देते हैं इस चर्चा को। एक सवाल ये है कि अभी मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा चल रही है, हरियाणा के किसी मंत्री की छुट्टी होगी, कोई नया चेहरा आएगा, अनिल आर्य का क्या अनुमान है? मेरा कोई अनुमान नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल के बारे में या मोदी जी के बारे में कोई भविष्यवाणी करना अपनी बात को झुठलाना है, खतरे से खाली नहीं है। तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात बिल्कुल सामने आई है बार बार कि वो सबका आकलन जरूर करते हैं, रिपोर्ट कार्ड जरूर देखते हैं कि किसने क्या क्या, किसकी परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस के आधार पर किसको हटाएंगे किसको रखेंगे वो उनका वो जाना है। लेकिन जैसे राव इंद्रजीत है, राव इंद्रजीत को शासी मजबूरी है उनको साथ रखना, तो मुझे लगता नहीं कि राव इंद्रजीत की कुर्सी पर खतरा आ सकता है, पर वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे आई डाउट। जी दोस्तों, आपने अनिल आर्य की बातें सुनी, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि गुजराती भाई जाने, उनका काम जाने, क्या होगा क्या नहीं इसके बारे में भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति को ये बारीकी से समझते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से शब्दों का चयन इन्होंने किया है। दोस्तों, आपको अनिल आर्य की बात कैसी लगी, इनका विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।